पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आलम ये है कि बीते एक हफ्ते में पेट्रोल 4 रुपए लीटर तक महंगा हो चुका है। हालांकि ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों ने जोर का झटका धीरे से देने का फैसला किया है। शायद यही वजह है कि बीते 7 दिनों में 6 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। आज यानी सोमवार की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 99.41 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 90.77 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में पेट्रोल के दाम पहले से ही 100 के पार पहुंच चुके हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि चुनावों में नुकसान के डर से उस दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अब सरकारें महंगे तेल का बोझ आम जनता पर डाल रही है। वहीं सरकार ने भी महंगे तेल पर सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रूस और यूक्रेन की जंग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक जंग का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा है और दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तेल की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि कीमतों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष हार से फ्रस्ट्रेशन में ऐसे आरोप लगा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसकी मार आम आदमी पर पड़ रही है। देश में बढ़ती महंगाई सिर्फ पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है। महंगाई की इस लिस्ट में दूध, चाय पत्ती और मैगी जैसी रोजमर्रा की चीजें भी शामिल है। कहते हैं जब घर के मामले घरों से निकल के बाज़ारों में आ जाएं तो वो बाज़ारी हो जाते हैं या मामला वो बाज़ार की सोच के हिसाब से हल किया जाता है और उसमें गलतियां ज़्यादा होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में यही हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेके जो अपोजिशन पार्टीज़ ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक वोटिंग का मामला शेयर कर दिया है और अब जाके लगता है ऐसा है कि वो उसके अंदर इमरान खान को शायद हरा पाएँ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के ऊपर। ऐसे में जलसे हो रहे हैं, ऐसे में सियासी अखाड़ा बन गया है ये इस्लामाबाद का कैपिटल। और यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी भी जलसा कर रही है और ऑपोजिशन पार्टी भी जलसा कर रही है। ऑपोजिशन अलायंस मिल के भी जलसा कर रही है, ऑपोजिशन अलहदा से भी जलसा कर रही है। और इन सब चीज़ों में असल जो मामला जो ख़राब कर रहे हैं, जो कि शायद किसी भी ने नहीं सोचा, वो ये कि वो ब्लंडर्स मार रहे हैं, वो बड़े बड़े ब्लंडर्स मार रहे हैं। मेरे पीछे इस तरफ परेड ग्राउंड है, यहाँ पे इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया, एक जलसा किया, अमर बिन मारूफ नाम रखा उसका, और पूरे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की आई। उससे खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत उनकी हटाने के लिए बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में पाकिस्तान की पार्टियों को इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसा लाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है उनके लोगों को, ताकि उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। इसमें ब्लंडर कहाँ है? इसमें ब्लंडर ये है कि अगर पाकिस्तान में पैसा बाहर से आ रहा है तो उसको रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, क्योंकि उन्हीं की गवर्नमेंट है। दूसरा, अगर पाकिस्तान में पैसा बाहर से आ रहा है और इलीगल तरीके से आ रहा है, क्योंकि इलीगल चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पैसा लॉन्डर होकर आ रहा है। और जब पाकिस्तान में पैसा लॉन्डर होकर आ रहा है तो इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेके पाकिस्तान अपनी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के हॉर्सेस माउथ से ख़राब कर रहा है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने में, जिसके सामने पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट से निकलने की अनथक कोशिशों में मसरूफ़ है। उसके अलावा इमरान खान ने अपनी स्पीच में और भी बड़ी बातें कर दी। आज तक आपने पाकिस्तान में किसी की स्पीच में ओसामा बिन लादेन का नाम आते नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन एक ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। आज जब कल इमरान खान लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने 2003 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक में मुलव्विस बंदे का नाम लिया और कहा कि उसको जब यहाँ से पाकिस्तान ने बग़ैर सोचे अमेरिका के हवाले कर दिया और वहाँ उसने खड़ा होकर कहा कि पाकिस्तानियों के सामने डॉलर फेंकिए तो वो अपनी माँ को बेचने को भी तैयार हो जाते हैं। अगेन एक और बहुत बड़ा ब्लंडर। आप कैसे इस तरह के शख्स जो कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, उसका नाम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पब्लिक गैदरिंग में बड़े ज़ोरों शोर से ले सकते हैं? तीसरा, उन्होंने
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मुहिम चलाई गई और जिसकी वजह से उनको फांसी हुई, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो मुहिम चली थी वो उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने चलाई थी और उनका जो फैसला हुआ था उनकी फांसी का वो पाकिस्तान के कोर्ट से हुआ था, ना कि उनका कत्ल किया गया था। तो ये ऐसे ब्लंडर्स हैं जो कि आगे चल के पाकिस्तान को बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, FATF के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, हर लिहाज से। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर, क्योंकि इस वक्त एक पावर गेम चल रहा है और दूसरे को छोटा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो उसमें शायद ये हमारी सियासी पार्टियाँ इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, जो कि एहतसाब की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और ख़ुद ही उसी इंसाफ की वायलेशन करते हैं। हर दफ़ा जब उन्होंने पब्लिक गैदरिंग की है, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आया है कि वो एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर वो इस तरह की गैदरिंग्स नहीं कर सकते। तो जब वो खुद वायलेशन करते हैं तो वो इंसाफ की बात कैसे करते हैं? तो इसीलिए लगता ऐसा है कि जब पाकिस्तान में जब सियासत अपनी जोवन पे आती है तो फिर ना तमीज़ जहन में रहती है, ना तरीका जहन में रहता है, ना फॉरेन पॉलिसी जहन में रहती है और ना ही अल्फाज का चुनाव और उनकी एहतियात को जहन में रखा जाता है, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान आज तक बड़े बड़े मसलों में घिरा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बीजेपी की जीत पर गांव में मिठाई बांटी थी। युवक के रिश्तेदारों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान ही निकल गई। 10 मार्च को हुई मतगणना में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई तो बाबर ने जमकर जीत का जश्न मनाया। मृतक के भाई के मुताबिक बाबर ने 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद गांव में मिठाई बांटी थी। इस वजह से उसके पड़ोसी नाराज थे, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। सर ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत इन लोगों का पूरा गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, SP कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद DM साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। इतनी बड़ी घटना हुई तो प्रशासन की भी नींद खुली और आनन फानन में जांच बिठाई गई। विधायक जी भी पहुंचे और प्रशासन की तरह की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, DM साहब हैं, CO साहब हैं, SHO हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। परिजनों द्वारा FIR लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कुशीनगर में हुई बीजेपी समर्थक बाबर अली की पीट कर हत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इससे पहले CM योगी ने एक ट्वीट में इस घटना पर गहरा दुख जताया था। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा, CM योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के कटघररी गांव के बाबर की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब हो कि 10 मार्च को मतगणना के बाद बाबर ने लोगों को मिठाई खिलाई तो हत्या के आरोपियों की खुन्नस और बढ़ गई। घरवालों के मुताबिक बाबर को युवकों के साथ महिलाओं ने भी पीटा था। जान बचाने के लिए बाबर अपनी छत पर चढ़ गया, लेकिन वहां भी पड़ोसी पहुंच गए और उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद बाबर को इलाज के लिए रामकोला CHC ले जाया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां उसने आखिरी सांस ली।
ट्रेड यूनियंस के जॉइंट फोरम की तरफ से सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल का आयोजन कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर बुरा असर डालने वाली सरकार की कथित गलत नीतियों के विरोध में किया गया है, जिसका असर बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस पर दिख रहा है। बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया है। ये हड़ताल बैंक कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के ही एक पीएनबी बैंक के बाहर। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिख दिया गया है कि बैंक स्ट्राइक ऑन 28 एंड 29 मार्च, यानी कि ये 2 बैंक जो है 2 दिन हड़ताल पर रहेगी। हालांकि यहाँ पे कुछ ग्राहक भी आ रहे हैं जिनको परेशानियाँ हैं या किसी तरीके का काम है। अब हालांकि ये नहीं पता कि बैंक कर्मचारी जो है अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारियों की जो मांग है उसमें बैंकों को निजीकरण को रोका जाए। ये देखिए निकल के आए। सर क्या हुआ काम किया है? आपका नाम पास आइए थोड़ा सा। आपका नाम? मैं तो पास में एंट्री करने आया था और अच्छा, तो हुआ, मना किया या हो गया? नहीं, वो कह रहे हैं बैंक का हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और जो लोग जिनको काम है, बैंक से संबंधित काम है या पासबुक में एंट्री करानी है, उनकी परेशानियों को दूर फिलहाल नहीं किया जा रहा है। इस हड़ताल से अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है तो वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से लोगों को सुबह से ही भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हड़ताल की वजह से एटीएम में कैश की कमी अब सामने आने लगी है। मेरा यहाँ पे खाता था, मैं पैसे निकालने के लिए आया था, मुझे गाँव जाना था और इस दौरान मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि यहाँ पे तो ये बैंक बंद है, तो वापस जा रहा हूँ। क्या बोला गया कर्मचारियों की तरफ? कि ये हमारी हड़ताल है, प्राइवेट हड़ताल है। नई सरकार में ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया गया, हड़ताल है, ना पेपर में ना कहीं अलाउड नहीं है। आप हड़ताल कैसे कर रहे हो? एक और जहां इस हड़ताल का आह्वान देने वाली पार्टियां इस हड़ताल को सफल बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हड़ताल को बेअसर बता रहे हैं। बैंकों में बार बार हड़ताल होना कोई अच्छा नहीं है। कस्टमर परेशान होते हैं, बैंक कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह कटवानी पड़ती है, 2 दिन के बाद आकर अपना पेंडिंग काम भी करना पड़ता है। दूसरा, आज इस टेक्नोलॉजी के युग में बैंकिंग में हड़ताल की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। बैंक यूनियंस को अगर इन मुद्दों पर गंभीरता से लड़ना है तो सभी संगठनों को एक होकर हड़ताल के अलावा और विरोध के तरीके और आंदोलन के तरीकों को देखना होगा। इसलिए आज की ये 2 दिन की हड़ताल बैंकिंग में तो बेअसर होने वाली है और उसका कोई असर नहीं होगा। बहुत से उन यूनियंस के मेंबर्स भी, सदस्य भी इस हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब हो कि साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक पहले ही 2 दिन बंद थे। 26 मार्च को महीने का चौथा शनिवार था, जबकि 27 मार्च को रविवार था। इस कारण बैंक पहले ही लगातार 2 दिन बंद रहे। अब सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के चलते लगातार 4 दिनों के लिए देश में बैंकिंग का कामकाज ठप पड़ा है, जिसकी वजह से आम खाता धारकों की दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं। तो ये देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, एटीएम से पैसा निकालने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये देखिए मना कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये है। अच्छा, अब कर्मचारियों की जो मांग है उसमें प्रमुख मांग ये है कि बैंकों का जो है निजीकरण उसको रोका जाए। जो आईडीबीआई बैंक है उस निजी कंपनी को ना बेचें। 5 दिन की बैंकिंग लागू करने की जो मांग की जा रही है। चाइल्ड केयर लीव है उसकी मांग है और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, ये भी एक मांग है। तो ये देखिए ये आए हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष, क्या हुआ, क्या किया, कहा गया? ये मना कर रहे हैं। क्या पैसे निकालने आए थे? डालना है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार बैंक में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हड़ताल है इस वजह से इनकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर नहीं हो रही और जो ना ही जो इनका काम है वो किया जा रहा है। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.